नमस्कार, मैं हूँ आलोक मोहन नायक और चूचू की गप्पों में आप सबका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय कुछ अलग तरह का है। एक ऐसे समय में जब पूरे देश में एक युद्ध का माहौल बन रहा हो, हम सारे लोग तनाव में हों और लगभग ये माना जा रहा हो कि हम युद्ध के मुहाने पर हैं। और ऐसे समय में अगर मैं इस तरह का विषय लेकर आता हूँ, जैसा कि आज मैं लाया हूँ, तो 2 बातें सामने आती हैं। या तो लगेगा कि इसको पत्रकारिता की समझ नहीं है, या फिर सनकी है, पागल है, बेवकूफ़ है, इमोशनल है, कुछ भी दीवाना है, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो भी जनता कहेगी मैं सुनने को तैयार हूँ। लेकिन एक खबर जब मैंने देखी तो मैं अंदर तक हिल गया और मैंने ये विषय चुना। खबर थी कि उत्तर प्रदेश के एक शहर में 62 साल के एक किसान ने 15 दिन पहले अपनी बेटी की शादी से आत्महत्या कर ली और उसकी जेब से जो पर्चे निकले वो शादी के टेंट के पर्चे थे, हलवाई के पर्चे थे। ऐसे कुछ तमाम पर्चे थे जिन्हें उसे लगा कि वो नहीं दे पाएगा या उनका इंतजाम शादी के लिए नहीं कर पाएगा और उसने शा 15 बेटी की शादी के 15 दिन पहले आत्महत्या कर ली। ये घटना मुझे झकझोर गई, मुझे परेशान कर गई और मैंने एक ऐसे समय में जब देश पूरा, समाज पूरा एक अलग माहौल में है, मैंने ये विषय चुना ताकि मैं आप लोगों से चर्चा कर सकूं, बात कर सकूं कि आज भी हमारे समाज में क्या बेटी की शादी करना इतना मुश्किल है। एक ऐसे समाज में जहां हमारे धन्ना सेठ, हमारे नेता, बड़े ब्यूरोक्रेट्स की शादियां इस तरह की होती हैं कि जो देखने लायक होती हैं, जिनमें शामिल होना आदमी को अपने अहंकार की पूर्ति लगता है, एक अचीवमेंट लगता है। उस समाज में कैसा पिता भी है, उसने क्या सोच के शादी की तैयारी की होगी और ठीक 15 दिन पहले आत्महत्या कर ली। इस विषय पर हम अपनी बात आज शुरू कर रहे हैं, इस विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव जी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे इस बात को शुरू करें कि विक्रांत जी, जो एक घटना घटी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में कि एक 62 साल का किसान शादी के 15 दिन पहले अपनी बेटी के आत्महत्या कर लेता है और उसके जेब से शादी के टेंट के पर्चे, हलवाई के पर्चे मिलते हैं। यानी उसे लगा कि वो शादी नहीं कर सकता या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 15 दिन बाद अपनी शादी, बेटी की शादी कर ले। तो ये घटना झकझोर देती है हम किस समाज में आज भी जी रहे हैं जहां बेटी की शादी करना इतना मुश्किल है। विक्रांत जी। देखिए, बिल्कुल आलोक जी, परेशान, ये चिंता करने वाली बात है, परेशान करने वाली बात है कि एक पिता को इसलिए वो अपने जीवन का अंत कर देते हैं क्योंकि बेटी की शादी और उसका खर्चा। निश्चित तौर पर विवाह जो है सामाजिक बंधन माना जाता था और इसीलिए आप याद कीजिए, हमारे बचपन में हम लोगों को आज भी याद है कि जब किसी घर में विवाह होता था तो पड़ोसी अड़ोसी, गांव के लोग, सबके काम बढ़ जाते थे, सबका सामूहिक उसमें भागीदारी रहती थी और बेटी साझी हुआ करती थी पूरे मोहल्ले की, पूरे गांव की, और सब उसमें अपना यथासंभव मदद भी करते थे। लेकिन धीरे 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 देखा हमने कि विवाह जो है वो एक तरह से पैसे, आडंबर, उसके दिखावे का प्रतीक बनता गया और जिनके पास पैसा था, जिनके पास धन संपत्ति अकूत थी, उनके कारण शादियों का दबाव बाकी समाज पर भी पड़ता चला गया। हर व्यक्ति जो उस आर्थिक स्थिति उसकी वैसी ना हो कि वो उस तरीके की शादी कर सके, उस पर भी एक सामाजिक दबाव, सामाजिक बंधन डाला जाने लगा और यही कारण है कि इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। और बहुत ही चिंता करने वाली बात है क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक मैसेज जाए समाज में कि सभी लोग बराबर हैं और विवाह, शादी, इस तरह के कार्यक्रम में अतिरेक में खर्च ना करें, कि समाज में ये ना मैसेज जाए कि विवाह में किस तरीके का खर्च किया जा रहा है। बड़े बड़े व्यवसायियों की शादी अभी हाल ही में जो हुई थी, वो तो एक उदाहरण है ही कि किस तरीके से महीने भर तक उसका कार्यक्रम चलता रहा। तो कहीं ना कहीं हर आम आदमी भी सोचता है कि किस तरीके से ये कार्यक्रम चलते हैं। आपके मध्य प्रदेश के ही राजनेता हैं, उनकी अभी बेटे की शादी हुई थी नरेंद्र सिंह तोमर की, तो बहुत चर्चा में रही। पहलगाम का हमला हुआ था, पूरे देश में शोक है, लेकिन शादी में जो गेस्ट आए, जिस तरीके से फिल्मी अभिनेत्री और तमाम तरह के खर्चों की चीजें सामने आई, तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं समाज में सोचने को मजबूर करती है। और तोमर साहब का नाम, हालांकि ये व्यक्तिगत फैसला होता है हर व्यक्ति का, लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में होते हैं तो ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसा जीवन जिए कि लोग उससे प्रेरणा लें। और तोमर साहब तो हमारे कृषि मंत्री भी रहे थे। तो इस तरह की शादियां निश्चित तौर पर जिस तरह से समाज में जो धनी वर्ग है उसने शादियों को जिस तरीके से एक दिखावे का, अपना आडंबर का बना दिया है कि उसमें अपनी ताकत, अपने धन का वैभव। विक्रांत भाई, जी। एक पूर्व कृषि मंत्री के यहाँ शादी हुई,
एक वर्तमान कृषि मंत्री के यहाँ शादी हुई, वो दोनों शादियां भव्य थीं, और एक किसान 15 दिन शादी के पहले आत्महत्या कर लेता है। तो क्या हमारे समाज में कोई इंटरकनेक्ट बचा नहीं है? क्या कोई आपसी संबंध है नहीं? क्या लगता है आपको? देखिए आलोक भाई, अभी कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि देश में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, आर्थिक असमानता है, वो आजादी के कुछ साल बाद वाले स्तर पर पहुंच गई है। आज आप देखिए कि जो टॉप के 1% लोग हैं, उनके पास देश के ज्यादातर संसाधनों का, देश की संपत्ति का उनका अधिकार है। देश में आज 2-2.25 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 10% टॉप के लोगों में शामिल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि बाकी के 90% कितना कमाते होंगे और किस हालत में जीवन जी रहे हैं। जो निचले 50% लोग हैं हमारे देश की आबादी, उनकी स्थिति इसीलिए दयनीय होती जा रही है क्योंकि डिस्पैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो पैसे वाला है उसके पास बहुत पैसा आता जा रहा है और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब दिनों दिन होता जा रहा है। और क्या इसको आप शर्मनाक मानते हैं क्या कि 2 कृषि मंत्रियों की शादी में इतनी धमाधम, चमक धमक वाली, और एक किसान की आत्महत्या? देखिए कोई भी, आलोक भाई मैं किसी के व्यक्तिगत क्या बोलूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो किसी सामाजिक पद पर आता है, जब आप सामाजिक जीवन जी रहे होते हैं तो आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप अपना ऐसा जीवन जिएंगे, ऐसा कर्म करेंगे कि बाकी समाज को भी आपसे विक्रांत एक भाई, वो मिले। विक्रांत भाई, हो सकता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आए तो आप इस शो को कंटिन्यू करिएगा प्लीज। अगर मैं मिसप्लेस होता हूँ या इंटरकनेक्ट से कोई डिफिकल्टी आती है तो आप इस शो को आगे प्लीज बनाकर रखिएगा। अनुपमा जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी बुरी बातें करते हैं, बेटा बेटी में अंतर मत करिए, बेटी आपके लिए बोझ नहीं है, लेकिन क्या इस तरह की घटनाएं इन सारी बातों को थोपित करती हैं जब एक किसान अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है और 15 दिन पहले आत्महत्या कर लेता है? अनुपमा जी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि बेटियों को बोझ ना समझा जाए, बेटियों को जहाँ समानता की बात की जा रही है, वहीं हमने देखा कि जब हम छोटे थे तो हमारे फादर कहते थे हमारी बिटिया तो बड़ी होगी तब तक दहेज नहीं बंद हो जाएगा, भव्यता ये जो पैसा खर्चा है वो कम हो जाएगा। लेकिन मेरी भी शादी हुई, उसमें भी दहेज हुआ, और उसके बाद अब मेरी भतीजी है तो हम लोग भी ये सोचते हैं कि जब तक ये बच्चे बड़े होंगे तब तक हो सकता है दहेज और ये सब चीजें बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन दहेज की डिमांड जो मौखिक रूप से जो पहले होती थी वो शायद अब कम हुई है, लेकिन उसकी जो कहें कि उसकी जो रूप है वो बदल गया है। अब भव्यता डेस्टिनेशन वेडिंग होनी है, पहले लोग पढ़ाई के लिए लोन लेते थे, आज आप देखिए अधिकतर लोग शादी के लिए लोन ले रहे हैं क्योंकि उन्हें डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है। पुराने समय में हमारे गांव में भी हमने देखा है, जब हम छोटे थे तो तब शादियां होती थी तो लोग एक दूसरे की मदद करते थे। गेहूं बीनने के लिए बाहर से कोई नहीं आता था, आसपास के गांव की लेडीजें जो इकट्ठी होती थी वो गेहूं बीनती थी। पूड़ियों के लिए बाजार से जो रेंट पे जो पूड़ी बेलने वाली है वो नहीं आती थी, औरतें खुद पूड़ी बेलती थी। उसमें जेंट्सों का काम होता था आटा लगाने का, वो आटा लगाते थे और महिलाएं पूड़ियां बेलती थी। गांव में पूरे गांव से दूध इकट्ठा होता था, उसका पनीर और मिठाइयों के काम आता था। ऐसे ही जो बारात का जो स्वागत होता था वो अलग अलग लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लेते, भले ही आपकी दुश्मनी है एक दूसरे से, लेकिन अगर बिटिया की शादी है तो सब लोग पूरा गांव मिलके करता था, तो उसमें क्या खर्चे का भी डिवाइडेशन हो जाता था, बहुत ज्यादा साज सजावट नहीं होती। लेकिन अब जो युग हो गया है, अर्थ युग हो गया है, और लोग जो फिल्मी सितारे हैं, जैसे कि रवीना टंडन ने पहली डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, आपने हम लोगों ने सबने दिखाया भी और देखा भी, उसमें उसके बाद से डेस्टिनेशन वेडिंग का ऐसा कल्चर चला है कि लोग उसके लिए लोन लेने लगे हैं। भव्य शादी, क्योंकि बच्चियों की भी डिमांड रहती है, माँ बाप को ये लगता है कि हम अपने बच्चियों की या बेटों की जो शादी है वो भव्यता से करें। अब उसके चक्कर में कोई अपना मकान बेच देता है, कोई खेत बेच रहा है, कोई अलग अलग तरीके से अपने अपने बच्चों को की शादियों को खुशी के मतलब करने को तैयार हो गए, लेकिन उसके पीछे के परिणाम नहीं देख रहे हैं। अभी कुछ दिनों की बात बताऊं तो आइए हम राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, में विक्रांत जी ने एक बात उठाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात उठाई। जब 2 पूर्व कृषि मंत्री वर्तमान कृषि मंत्री के यहाँ शादियां होती हैं तो बहुत भव्य होती हैं, लेकिन एक किसान के यहाँ इस देश में जब शादी होती है वो 15 दिन पहले आत्महत्या ये सोच के कर लेता है कि वो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाएगा। तो समाज में जो एक इंटरकनेक्ट है जिसकी अनुपमा जी बात कर रही हैं कि आपस में जो संबंध थे, क्या वो संबंध खत्म हो गए हैं? यानी सिर्फ हम अपनी बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी इतनी भव्य करते हैं और हमें नहीं देखते कि हमारे बाजू में क्या स्थिति है समाज में। क्या आपसी संबंध कोई कहीं कोई बचा नहीं क्या राहुल जी?
आलोक, सही बात यह है कि समाज के बीच में इंटरकनेक्ट तो बहुत लूज हुआ है और बहुत ही इंडिविजुअलाइज्ड हुआ है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि इनर कंपटीशन ना कहें बल्कि सोशल लेवल पर जो कंपटीशन है और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी के अलावा अपने आप को एक स्टेटस सिंबल पर लेके जाना या स्टेटस का एक हिस्सा बना देना, तो जो सोशल प्रेशर जनरेट हुआ है साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग पर, वो ये कि उसकी पहचान, उसके परिवार की पहचान कहीं फीकी ना पड़ जाए, कम ना पड़ जाए। तो इसलिए लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। और निश्चित तौर पर जब हमारे बड़े लोग जो हमारे को मोटिवेट करते हैं, जब वो लोग इन राहुल जी, वो चीजों तो को न्यूनतम शादी भी नहीं कर पा रहा है किसान, इसलिए आत्महत्या कर रहा है। न्यूनतम शादी का जो विषय है वो यही है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत खराब हैं समाज में, लेकिन उसे अपने स्थापित्व को कमजोर नहीं करना है। इसलिए उसे मजबूरन इन तमाम चीजों में उलझना पड़ता है, और जब उस लायक नहीं रहता है तो वो इस तरीके के मनोवैज्ञानिक तरीके से वो जब टूटता है या उसके ऊपर दबाव होता है तो उसे आत्महत्या की तरफ वो प्रेरित हो जाता है। तो ये सामाजिक संस्थाएं कहाँ है जो अच्छी अच्छी बातें करती हैं हमेशा? सामाजिक संस्थाओं का जो रोल होना चाहिए वो असल में कुछ रहा नहीं। उनके अपने एक तरीके के व्यवसाय हैं, और सामाजिक काम करने के जो तौर तरीके हैं वो सिर्फ उनकी अपनी पहचान से जुड़े हुए हैं, उनके संगठनों की पहचानों से जुड़े हुए हैं। उन्हें बहुत वास्तविक रूप से जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है समाज का, उसके बारे में उन्हें बहुत ज्यादा कोई अफसोस की स्थिति नहीं है, उससे उन्हें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं। हमारे साथ देवदत्त जी दुबे हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ में वो फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल आदमी हैं। देवदत्त जी, अगर शादियां भगवान ने तय की हैं, अगर इस दर्शन को हम मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि शादियां तय हैं, भगवान के यहाँ से तय है, जहां जो होना है वो होगा, तो फिर इतनी परेशानी क्यों? ऐसा क्यों कि अगर हम बहुत हाई फाई शादी करना चाहते हैं और हम शादी नहीं कर पा रहे हैं, इतने पैसा नहीं ला पा रहे हैं, तो हम आत्महत्या कर लें? देव जी, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है? क्या हम भारतीय दर्शन को नहीं मान पा रहे हैं, या जो भौतिक दर्शन है वो हावी हो रहा है? देवदत्त जी। जी, जिस तरह से समाज में सब तरफ परिवर्तन आया, वही एक विवाह है, संस्कार में भी परिवर्तन आया। लोगों की कथनी और करनी में भेद हो गया। जो लोग खासकर जो नेतृत्व करता है, उनको जो कहते हैं कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के बारे में हमें सोचना है, उनको जिनके पैसे वाले हैं, प्रतिष्ठा वाले हैं, उन सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जैसा करेंगे क्या सब वैसा कर सकते हैं, या बहुसंख्यक समाज वैसा कर पाता है? क्योंकि पहले यही होता था कि जो हम कर सकें वही करेंगे, हम जो नीचे के तबके के लोग भी कर सकें। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा, जो स्टेटस सिंबल और जो एक होड़ में सब शामिल हो गए, कथनी और करनी में भेद बढ़ गया। कहाँ तो जनता हमारी भगवान है, और कहाँ स्वयं भगवान बनने पे तुले रहते हैं। जनता क्या स्थिति में है, इंसानी बनी रहे, वो भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि लोगों को इस बात की चिंता ना करते हुए सबको ये देखना चाहिए कि अब एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए नए सिरे से शुरू, कि ईमानदारी जिसके अंदर है वो समाज का सबसे महान व्यक्ति, जो सत्य बोलता है वो महान व्यक्ति। चाहे वो उससे पैसे से और प्रतिष्ठा से तुलना की बजाय अब उन्हीं मानवीय गुणों पे आना पड़ेगा, और ये सबको जानना पड़ेगा कि अन्यथा तो ये प्रतिस्पर्धा कभी खत्म नहीं होगी। लोग कर्जा लेते हैं, शादियों में जमीन बेचते हैं, गिरवी रख देते हैं जेवर अपने, और फिर शादियों को सालों तक खर्चा चुकाते हैं। इतना इवेंट मैनेजर लोगों ने इतना इसको वो कर दिया है, यहाँ तक कि प्री एंगेजमेंट में ही इतना खर्चा हो जाता है जितने में लोगों की शादियां हो जाती। जितने में पहले हम लोग शादियां करते थे। हमारे साथ नीरज दीक्षित जी हैं, समाजशास्त्री हैं, सोशलॉजिस्ट हैं। नीरज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या जो महंगी शादियां हैं ये क्या भ्रष्टाचार का परिचायक है? कि जितना ज्यादा पैसा है, या जो आदमी, जो ऐसा माना जाए क्या कि जो महंगी शादियां हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं दिखावा ज्यादा है, और समाज क्या इन शादियों का बहिष्कार करे कि आप महंगी शादी कर रहे हैं, पैसे की बर्बादी कर रहे हैं, तो हम आपके यहाँ शादी में नहीं आएंगे? नीरज जी। आलोक भाई, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। क्षमा चाहता हूं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मैं बहुत समय पे ज्वाइन नहीं हो पाया। जो प्रतिष्ठा का विषय बन गया है, जितना मैं अभी लेट ज्वाइन हुआ सुन गया, आज वर्तमान समाज में, पुराने जमाने में विवाह एक संस्कार था,
लगता है नीरज जी की टेक्निकल जो प्रॉब्लम है वो अभी भी जारी है, उनकी आवाज कट रही है। तो मैं विक्रांत भाई के पास जाऊंगा। विक्रांत भाई, जिस मुद्दे पर हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम आप तमाम लोगों से समझने की कोशिश कर रहा हूं, कि एक तो मैं ये आप लोगों से समझना चाह रहा था कि जो ये महंगी शादियां हैं, जो ये पैसे की बर्बादियां हैं, क्या समाज को इसमें स्टैंड लेना चाहिए कि अगर आप महंगी शादी कर रहे हैं तो हम आपका बहिष्कार करेंगे, हम महंगी शादी में नहीं आएंगे? क्या सामाजिक लोगों को, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना होगा इस बात के लिए, तभी ये रुकेगा क्या? वरना ऐसे कोई ना कोई पिता, कोई ना कोई माँ आत्महत्या करती रहेगी। विक्रांत भाई। आलोक भाई, अभी राहुल जी ने बोला ही सामाजिक संस्थाओं के बारे में, एकदम विडंबना देखिए ना समाज की। जो पैसे वाला होता है, जो बड़ा आदमी होता है, उसके यहाँ से न्योता ना भी आए तो ये आस लगाए आदमी बैठा रहता है कि शादी का मेरे पास न्योता आए। कोई व्हाट्सएप मैसेज भी उस शादी का भेज देता है तो आदमी जरूर जाता है। कोई गरीब आदमी अगर आपको पूरे प्रेम से, सम्मान से बुला रहा है, लेकिन ये लगता है कि वो आदमी हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये जो आजकल के जीवन में जो काम शब्द आ गया है, उसने इन पूरे सामाजिक संबंधों को और इनको खराब किया है कि वो आदमी मेरे काम का नहीं है तो शादी में नहीं भी जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर एक दिक्कत ये हो गई कि शादियां जो सामाजिक कार्यक्रम हुआ करता था वो पूरी तरीके से स्टेटस सिंबल बन गया है। और जिस तरह से समाज में अनाप शनाप अब खर्च होने लगा है, मुझे लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे ज्यादा बेहतर समझदार होंगी, क्योंकि आजकल के बच्चों से अगर मैं, क्योंकि कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूं पढ़ने पढ़ाने, तो आलोक भाई उनसे बात करके लगता है कि बच्चे इस बात को लेकर ज्यादा चिंतित हैं कि इस तरीके का पैसा खर्च किया जाता है शादियों में, बनिस्बत की उनके माता पिता। आज जिस माता पिता के पास अच्छा पैसा, अच्छा धन, अच्छा वैभव आ गया, वो सब ये चाह रहे हैं कि हम अपने बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग कर दें, अपनी बच्चियों को बड़ी बड़ी शादियां कर दें। तो आदमी को खुद समझना पड़ेगा कि डेस्टिनेशन वेडिंग हो या इस तरीके की विलासितापूर्ण शादियां, ये करके आप समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ रहे हैं, और समाज पर जो असक्षम लोग हैं, जो नहीं कर सकते इतना खर्चा, उन पर एक बिना बात का जो जबरन दबाव होता है, वो अपने आप समाज इस तरीके की शादियों के कारण डलता है और उसका असर भी पड़ता है। अनुपमा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार, एक महिला भी हैं, कि अगर हमारे नेता, हमारे वरिष्ठ लोग जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, अगर वे इतनी महंगी शादियां कर रहे हैं और उसी देश में एक किसान इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि वो शादी नहीं कर पाएगा, 15 दिन पहले उसको लगता है, तो क्या इसको आप एक सामाजिक बीमारी मानती हैं? क्या आपको लगता है कि जो नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं, उनको ये पता ही नहीं कि समाज में चल क्या रहा है या समाज की स्थिति क्या है? अनुपमा जी। देखिए, बिल्कुल नेतृत्व समाज का आईना होता है। जैसे फ़िल्में देखकर लोग फ़िल्मों के हीरो की तरह बनना चाहते हैं, वैसे ही नेता और अभिनेता को देखकर भी लोग उसको मतलब फ़ॉलो करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे चाहे पुराने पूर्व कृषि मंत्री की बात करें या नए कृषि मंत्री की वर्तमान में जो है उनकी बात करें, उनको दोनों को अपने बच्चों को प्रमोट करना था। तो लोगों को एक कहते हैं कि एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह बुलाना। अब अगर मुख्यमंत्री जो वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री हैं, उनके आप देखिए उनके दोनों बेटों की शादियां इकट्ठी थी, 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 रिसेप्शन दिए गए। तो इसमें इतना पैसा खर्च होता है कि मुझे लगता है कि एक पूरे शहर की बच्चियों की शादी हो सकती थी। और दिखावा कर रहे हैं तो लोग भी उसे देख रहे हैं और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि आज हर लड़की को सलमान खान चाहिए। जैसे पहले माँ-बाप तय कर देते थे, वहाँ शादी होके चली जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। सबको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, प्री वेड प्लान करना है, आफ्टर वेड प्लान करना है, क्योंकि वो उसको फॉलो करने लगे। मेरा ये मानना है कि ये जो बड़े नेता हैं या सेलिब्रिटीज हैं या फिर ये जो IAS IPS जो जिनको देखकर लोग फॉलो करते हैं, उनको देखकर चलते हैं, उनको अपनी शादियां बड़ी सिंपल तरीके से करनी चाहिए ताकि लोग भी अपने पैसे की बर्बादी ना करें, उसका उपयोग चलिए करें। अनुपमा जी, समय कम है हमारे पास। आखिरी सवाल मैं राहुल भाई जी से पूछता हूँ। राहुल जी, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की समस्या का क्या आप देखते हैं हल, क्या हल है इस समस्या का? आलोक जी और अनुपमा जी, हमारे साथी लोग काफी अच्छे तरीके से उन बातों को समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस दिशा में हमें सोचना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, उसमें बहुत करेक्शन की जरूरत है। वो हमारे, जैसा इन्होंने कहा अनुपमा जी ने, कि वो हमारा आईना है समाज का,
निश्चित तौर पर पूंजी पर या पैसे पर केंद्रित जो व्यवस्था है वो लोगों के लिए उस तरफ पुश कर रही है, और उसकी जो नीतियां हैं वो पब्लिक की तरफ नहीं है, और पब्लिक के लिए आसान जिंदगी जीने का रास्ता उन्हें मुहैया नहीं हो पा रहा है। और ये जो होड़ है, पैसे कमाने की होड़ जिसकी आजादी है, इसको नियंत्रित करना और उसको सिंबल की तरह या समाज में स्टेटस क्यो के लिए इस्तेमाल करने पर नियंत्रण निश्चित तौर पे एक पॉलिटिकल कंट्रोल ही हो सकता है। सामाजिक संस्थाएं हो या कोई दूसरे नैतिक रूप से बात करने वाले लोग हों, उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते या एक लाइन अप नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है पूरे देश के स्तर पर, जिसे पॉलिटिकली करेक्शन के साथ करेक्ट किया जा सकता है। और जो सवाल इनइक्वालिटी का है और इंटरनल सोशल कंपटीशन का है, स्टेटस क्यो के कंपटीशन का है, इन सबको भी कंट्रोल करने में वही एक मददगार बात हो सकती है। मेरा ये कहना है, इसमें मनोवैज्ञानिक तौर पर विचार करने से किसी के भी आइडियल, अब क्या हो रहा है पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जो लव जिहाद का नाम लेकर के जो आपस में लोग बगैर खर्च के कोई पैसे शादी कर रहे होते हैं, भाग करके शादी कर, गलत है वो स्टेप उठाना, लेकिन उनकी मजबूरियां क्या है उन चीजों को कोई पहचानने की कोशिश नहीं करता। पूरी दुनिया के स्तर पर आप देखिए लोगों के लिव इन रिलेशन होते हैं, और जैसे भी हों, वो कल्चर की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी कहीं ना आज का कहीं विषय दूसरा है। आज हम बात कर रहे हैं कि एक पिता अपनी पुत्री की शादी नहीं कर उस पाया, दिशा में इसलिए उसने उस दिशा में आत्महत्या कर ली। वो आत्महत्या निश्चित तौर पे दुखद है, और समाज के अंदर उसे नियंत्रित करने का एक रास्ता हमें अपने देश के स्तर पर सोचना पड़ेगा। जी, अलग अलग तरह की बातें हम सब ने की सुनी, लेकिन एक जो बात सबसे ज्यादा मुझे समझ में आई कि हमारे 2 कृषि मंत्रियों के यहाँ की शादी और उसी देश में भूतपूर्व और वर्तमान कृषि मंत्रियों के घर में शादी, और उसी देश में एक किसान अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता, इसलिए 15 दिन में पहले आत्महत्या कर लेता है। कहीं कोई एक तार है, कहीं कोई एक बात है जो हम लोगों के बीच टूट गई है, कहीं हमसे कोई नाता है जो छूट गया है। समाज में सब कुछ एक जैसा नहीं। आप सारे लोग आए, हम सबसे बातें की, आप लोगों ने अपने विचार रखे, मैं आप सबका तहे दिल से आभार जताता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन, थैंक यू, शुभ रात्रि, गुड नाइट।